अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लुगर। कोई एमरजेंसी नहीं है, लेकिन एमरजेंसी से निपटने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, और ये सुर्ख हेलमेट पहने जो पाकिस्तान के वो सिपाही, मैं इन्हें सबसे ज़्यादा खराज तहसीन पेश करता हूँ 1122 के नौजवान, जो ये सिर्फ एक हेलमेट नहीं है बल्कि ये आवाम की पासबानी हिफाजत की एक नुमाइंदगी है जो कि हो रही है। और मैं आज का प्रोग्राम 1122 का नाम इसलिए करना चाहूँगा, गुल प्लाजा के अंदर जो हुआ उसके बाद पंजाब भर के अंदर गवर्नमेंट ने प्लाजा जात मार्केट्स उनको चेक करने का सिलसिला शुरू किया, और वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने एक और अच्छा इक़दाम किया कि सिविल डिफेंस के अलावा 1122 के अंदर भी एक विंग बनाने का फ़ैसला किया जो कि लोगों की सेफ्टी और इन तमाम मेजरमेंट्स को चेक करेगा। मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनसे हम ये नहीं कह सकते ये सही चेक नहीं करेंगे। मैं 200% ये कहूँगा कि अगर इन्हें ज़िम्मेदारी मिली तो लोगों के प्लाज़ों में, मार्केट्स में फायर एक्सटेंशन और सब कुछ आलात सही नस्ब होंगे, क्योंकि ये कोताही नहीं बरते। कोताही बरते होते तो आज हर कोई 1122 को इज़्ज़त की निगाह से ना देखता। हम जब भी किसी रोड पे जाएं, शाहरा पे जाएं, 1122 की गाड़ी आए रास्ता दें, क्योंकि हम उस वक्त जान बचाने वाले तो नहीं हैं, लेकिन हम बाइस बन सकते हैं। अगर हम उस गाड़ी के आगे भागेंगे, उस गाड़ी के आगे गाड़ी लगाएंगे, रोड ब्लॉकेज करेंगे, तो हम मौत के सबब नहीं लेकिन बाइस बन जाएंगे कि किसी की वजह से जो मौत, मतलब हमने मारा नहीं है नाउज़ुबिल्लाह किसी को, ना हम उसका वजह हैं, लेकिन हम उसके लिए रास्ते में रुकावट बन के उसके इक्वली पार्टिसिपेंट हो जाएंगे। 1122 गाड़ी मौजूद है, हमले के पास क्या इक्विपमेंट्स हैं वो सारे आपको दिखाएंगे, और कैसे आग बुझाने के लिए, जान बचाने के लिए हमा वक्त जो है तैयार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब, खैरियत से ठीक ठाक है? जी, अल्लाह का शुक्र। ये गाड़ी में कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं और किसके लिए इस्तेमाल होती है? ये गाड़ी बेसिकली ये वाटर रेस्क्यू के लिए है। ये फ्लड पे जो फ्लड इंसिडेंट होते हैं वहाँ से लोगों को निकालने के लिए है। इसके ऊपर बोट है, इसके अंदर इंजन्स हैं। अगर बड़ी बोट चाहिए हो तो वो हम साथ में ट्रॉली पे लेके जाते हैं। तो ये इस तरह, यानी कि सैलाब के अंदर ये गाड़ी सबसे ज़्यादा काम आई। जी बिल्कुल। तो आप मौजूद थे हर जगह? जी, हर जगह। कितने लोगों को बचाया, कितने जानवर आपने इवैक्यूएट किए? जी, ये हज़ारों की तादाद में। कितने कितने घंटे ड्यूटियाँ की हैं? सर 24 घंटे उधर ही रहते थे। उधर ही रहते थे जी। तो क्या लगता था कि इस खिदमत के बदले आवाम का रिस्पांस क्या था? आवाम का रिस्पांस बहुत अच्छा था। लोगों को बहुत ज़्यादा इज्जत मिली है, हमें कैश अवार्ड्स भी मिले हैं, तो हुकूमत भी खुश है, पब्लिक भी खुश है। बिल्कुल, आज़ाद साहब ने सही कहा कि लोगों ने, मुझे याद है, फूलों की पत्तियां निछावर की, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने सैलाब के अंदर इस गाड़ी ने सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया। कहीं कोई नज़र नहीं आया, मैं खुद सैलाबी इलाकों में फिरा, जहाँ कोई नज़र नहीं आया वहाँ 1122 की बोर्ड थी और हम थे। मैं खुद जाके राशन तकसीम करके आया, तो मेरे साथ ताजर थे, फैसलाबाद के बिजनेसमैन थे चिनी रोड में। 1122 की बोट वाहिद थी जो हमें मंजिल मकसूद तक लेके जा रही थी। हम आगे चलते हैं और हमारे साथ मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। और ये गाड़ी है जो कि इसके पीछे, अब इनसे पूछेंगे वैस साहब से कि इस गाड़ी का जो मकसद है वो क्या है। वैस साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ये गाड़ी किस लिए काम आती है? ये सर है रिकवरी व्हीकल। ओके, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो ऐसे है ना, जिसमें तकरीबन भैंसें वगैरह कुएं में चली जाती हैं, गिर जाती हैं, जी जी जी, उनको इवैक्यूएट करने के लिए काम आती हैं। ओके, यानी कि हम जब देखते हैं कि एक कुएं में भैंस गिर गई, बकरी गिर गई, कुछ गिर गया, तो उसे निकालने वाली ये व्हीकल है। और अगर किसी नहर में कोई गाड़ी गिर जाए कुछ, वो भी इसी से निकाल लेते हैं। क्या समझते हैं लोगों का आपके साथ रिस्पांस क्या होता है? कहाँ कहाँ ड्यूटी की, कितने साल से ड्यूटी कर रहे हैं? 10 साल से सर्विस कर रहे हैं और इसी सर फैसलाबाद में ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, इस गाड़ी पे कर रहे हैं जी? और भी गाड़ी में? नहीं, सभी गाड़ी पे, डिफरेंट गाड़ी पे ड्यूटी लगती है हर महीने। वैसे भाई, मुश्किल क्या होती है रोड पे गाड़ी चलाते हुए? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दिल से समझते हैं कि ये ना हो तो हम बहुत सारे और लोगों की मदद कर सकते हैं? बस यही रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई एमरजेंसी सायरन मिलता है तो लोगों को चाहिए कि रास्ता फ़ौरन दें। तो जबकि बल्कि रास्ता नहीं देते, रुकावट पेश करते हैं। यानी कि आपकी गाड़ी के आगे लगा देते हैं, हमें भी रास्ता मिल जाए। जी बिल्कुल, ऐसा करते हैं। और कितने लोग हैं जो कि आपको खुद रास्ता भी देते हैं, साइड पे भी होते हैं, सलाम भी करते हैं, सल्यूट भी करते हैं? लेकिन सर वो रेशो बहुत कम है, लेकिन अच्छा, वो कम है? वो कम मुझे उम्मीद ये थी कि आप कहेंगे रास्ता रोकने वाले कम है, रास्ता देने वाले। ये बहुत अफसोसनाक है। आबादी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से रोड ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है।
जिसकी वजह से चाहिए आवाम को कि ना जैसे सायरन सुने तो एमरजेंसी व्हीकल को हमेशा रास्ता दें, चाहे वो कोई प्राइवेट एम्बुलेंस हो चाहे सरकारी हो, ताकि हम बर वक्त पहुँचेंगे तो हम अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे और किसी भी साने को जल्दी कंट्रोल करने में मदद। बिल्कुल अवैध साहब की बात से मैं ये आगे आपको बात कन्वे करूंगा कि सिग्नल पे खड़े वार्डन को 100 गाड़ी पीछे वार्डन जो इसका सायरन सुन जाता है, लेकिन आगे खड़ी गाड़ियों वालों को नहीं सुन रहा होता। और हम कोशिश कर, मैं देखें सद अफसोस के साथ, जहां गवर्नमेंट गलत होती है हम तनकीद बराए इस्लाह करते हैं, तनकीद मेरा काम नहीं है, लेकिन जब हम गलत हैं तो मेरे ख्याल में मुझे एक उंगली नहीं पांचों अपनी तरफ करके एक बार सवाल किया जाना चाहिए। ये मेरे बहन भाइयों, मेरे किसी भी अजीज के साथ, मुझे मेरे साथ भी खुदा ना खास्ता ये वाक़या रोनमा हो सकता है, तो मुझे जब 112 की ज़रूरत पड़ेगी तो अगर मैंने कईयों के रास्ते रोके होंगे तो मेरी गाड़ी जब पहुंच रही होगी, ये मकाफ़ात अमल है। ये कोई ये नहीं है कि आप मैं दुनियावी बात कर रहा हूँ, ये मकाफ़ात अमल है। अल्लाह सबके लिए आसानी करे और इन हीरोज़ को सलामती दे, इस्तकामत दे, जो हमा वक्त तैयार हैं कि हमें मदद फराम कर सके। इधर एक और व्हीकल मौजूद है, पीछे भी एक बड़ी, अच्छा ये व्हीकल वैसा किस चीज़ के लिए? सर ये तो है हाइट पे काम करने के लिए, जब किसी मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग में आग लगती है ना तो वहाँ अच्छा वो ये वाली है, ठीक हो गया। यहाँ हम थोड़ा पीछे चलेंगे और आपको दिखाते हैं, ये वो बोर्ड्स हैं जो कि सैलाब के दिनों के अंदर लोगों के लिए मसीहा बनी रही। मैं मसीहा का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, ये सच्ची ये बोर्ड्स मसीहा थी कि जहाँ 6-6 फुट 4-4 फुट पानी था और मूंजी के खेतों के अंदर ये फंसती रहीं। हम 7 बोट्स में थे, फिर 1122 वाले नीचे उतरे, इन्हें निकाला नीचे से और फिर आगे लेके चले। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे दिखाया जाना चाहिए कि हम और हमारी टीमें 1122 की हिमालय क्या कर रही हैं। ये वो व्हीकल है बड़ी, जो कि हम कहते हैं कि बड़ी बिल्डिंग के अंदर जैसे गुल प्लाजा के अंदर आग लगी तो एक प्रेशर के साथ, थ्रो के साथ पानी फेंकना है, तो इस व्हीकल को इस्तेमाल किया जाता है। और इसका ऐसी व्हीकल उसके पीछे फिर मुतअद्दिद और व्हीकल्स मौजूद हैं जो कि इस वक्त 1122 के पास मौजूद हैं। जैसे पीछे अकब में इरफान के 1122 की एमरजेंसी एम्बुलेंस मौजूद है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इसे अप्रिशिएट करें। और मेरा मकसद पूरे साल में एक बार 1122 के साथ प्रोग्राम करता हूँ। मैं तनकीदी प्रोग्राम करने का आदी हूँ, लेकिन एक प्रोग्राम मैं ऐसा करता हूँ जो सिर्फ तारीफ़ी हो, और वो है 1122 के लिए कि हमें अप्रिशिएट किया जाना। कहते हैं एक थपकी जो होती है ना वो बहुत बड़ी होती है, इनको ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, इन्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हीरोज़ को अप्रिशिएट ज़रूर किया जाना चाहिए। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम रेस्क्यू 1122 के फैसलाबाद के कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद हैं, जहां नुमाइंदे मौजूद हैं, कॉल सुन रहे हैं, तांता बंधा हुआ है कॉल्स का, उन्हें सुना जा रहा है। मकसद प्रोग्राम का मैं पहले भी इब्तिदाई में बता चुका हूं, आज का ये है कि लोगों को आगाही दी जाए कि आपकी अपनी, मैं अगर किसी भी फोर्स के अंदर किसी भी टीम की सबसे ज़्यादा तारीफ़ करूँगा, ये काबिल तहसीन करा दूँगा, वो रेस्क्यू 1122 है। बिलाशुबा ये काबिल मुस्तहिक हैं, इन्हें शाबाश दी जाए, इन्हें सराहा जाए, इनके लिए आसानी पैदा कीजिए रोड पे, एम्बुलेंस को, बाइक को, जहाँ भी, क्योंकि ये हमारी नहीं, हम सब की जानें बचाने के लिए हर दम कोशिश हैं। हमने कराची के अंदर गुल प्लाजे का एक अफसोसनाक वाक़या देखा, उसके बाद फैसलाबाद भर के अंदर बिलाशुबा इनकी वैसे भी जो इंस्पेक्शन चलती रहती है, लेकिन वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ साहबा ने एक और इनिशिएटिव लिया कि एक सेपरेट सेल जो है वो भी अभी तश्कील दिया जाएगा, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जैसे सिविल डिफेंस इंस्पेक्शन करता था, इंस्पेक्शन ये भी करेंगे, हर चीज़ को देखेंगे, क्योंकि डेफिनेटली इनका रूटीन वर्क है कि कॉल्स आना, उस एरियाज़ में जाना और आइडेंटिफिकेशन करना कि कहाँ क्या चल रहा है। और सर अदील साहब मौजूद हैं, शिफ्ट इंचार्ज, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अदील भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले आप लोगों को शाबाश कि आप हर वक्त मौजूद होते हैं लोगों की मदद के लिए। यहाँ कितनी, अगर हम देखें तो एक शिफ्ट में कॉल्स आ जाती हैं और लोगों को कैसे एंटरटेन किया जाता है? सर एक शिफ्ट में रोज़ाना के हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉल्स हैं हमारे पास। कह लें कि एमरजेंसी रेशो जो है ना वो 200 के अबाउट है पर शिफ्ट में, और 5 लाइन्स हैं हमारे पास इस वक्त जो काम कर रही हैं, और एटलीस्ट किसी वक्त भी जो कोई लाइन है ना वो फ्री नहीं होती। कॉल्स मुसलसल आ रही हैं, जिसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की कॉल्स हैं, मेडिकल एमरजेंसीज़ की कॉल्स हैं, फायर इंसिडेंट्स की कॉल्स हैं, मल्टीपल हर तरह की एमरजेंसीज की जो कॉल्स हैं ना वो कंट्रोल में आ रही हैं, और हम उन कॉल्स पे जो हैं वो एमरजेंसी रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्यूट कर रहे हैं। अच्छा अदिल भाई, रिस्पांस टाइम क्या है फैसलाबाद का चल रहा है इस वक्त? सर इस वक्त एवरेज रिस्पांस टाइम जो है हमारा वो 7 मिनट से नीचे है। 7 मिनट से नीचे जी। और मैं, क्योंकि ये सवाल बड़ा ज़रूरी है और देखने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है
कि रोड के ऊपर सबसे बड़ी मुश्किल क्या है गाड़ियों की मूवमेंट के अंदर, बाइक की मूवमेंट के अंदर, जो आपकी रेस्क्यू और व्हीकल्स हैं? सर मल्टीपल फैक्टर्स हैं उसमें। रोड ट्रैफिक रश है, उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता नहीं देते। ये फैक्टर्स मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं। और आप उन गाड़ियों के अंदर भी होते हैं, आपने ख़ुद भी रेस्क्यू का ये अमल किया हुआ है। जी 1 मिनट या ये चंद सेकंड जो लोग रास्ता नहीं दे रहे, ये कितने क्रूशल और कितने इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिए जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होता है। देखिए जी, किसी भी इंसान की जान जो है वो बड़ी कीमती है और सेकंड्स जो हैं वो काउंट हो रहे होते हैं। एम्बुलेंस में जब हमारी गाड़ी में कोई भी विक्टिम मौजूद होता है तो हमारी तो कोशिश होती है कि जल्द से जल्द इसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। तो जो लोग रास्ता नहीं देते वो एक जान का लॉस कर रहे होते हैं। लोगों को चाहिए कि जी इमरजेंसी व्हीकल्स को सायरन सुनते ही रास्ता जो है ना वो दें, ताकि वो जल्द से जल्द जो है ना वो हॉस्पिटल पहुंच सकें। अच्छा दीदी साहब, मैं एक बड़ा सवाल आपसे ख़ास पूछना चाहूँगा कि गुल प्लाजा के बाद बहुत सारे लोग टची हो गए, और मैं ये उसमें पूछना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास फायर इक्विपमेंट यानी कि आग बुझाने के लिए कौन कौन से आलात मौजूद हैं, उधर क्या एक्टिविटी है जो जनरेट की जाती है? सर इस वक्त रेस्क्यू के पास लेटेस्ट फायर इक्विपमेंट्स मौजूद हैं और हर एमरजेंसी में फैसलाबाद के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कह लें कि फायर का कोई भी इंसिडेंट होता है तो हम टाइमली रिस्पॉन्स करते हैं और बेहतरीन तरीके से जो है ना उस एमरजेंसी से नवाज आजमा हो रहे हैं। ठीक हो गया। आपके पास सबसे पहले एम्बुलेंसेज हैं, फायर एक्सटेंशनर्स हैं, और इसके अलावा आपके पास बाइक राइडर्स हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले हमारी बाइक्स हैं, उसके बाद एम्बुलेंसेज हैं, फायर एमरजेंसी सर्विस है पूरी, एक फायर टेंडर्स हैं, फिर एरियल प्लेटफॉर्म है, फायर वाटर बॉजर्स हैं, पूरा इक्विपमेंट से मौजूद है। और एक बहुत अहम चीज़ है कि बाइक राइडर्स के आने से जो हमारी व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर कितना लोड कम हुआ है, और छोटी गलियों के अंदर जो कि गाड़ी हमारी नहीं जा पा रही थी, अब वो लोग कितना उससे मुस्तफ़ीद हो पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जी बाइक राइडर्स के आने से रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम हुआ है। जो एक एम्बुलेंस टाइम लेती थी जाने में, बाइक राइडर जो है ना वो तंग गली में भी बड़ी आसानी से और बहुत जल्द पहुँच जाता है। तो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, और उसके बाद वो जाके सारा सिनेरियो सीन देखता है और देखने के बाद कंट्रोल को इन्फॉर्म करता है कि इस जगह पे किसी व्हीकल्स की क्या रिसोर्सेज चाहिए, मल्टीपल फायर व्हीकल्स चाहिए या एम्बुलेंसेज चाहिए, तो फौरी तौर पे कंट्रोल को आगाह भी करता है और विक्टिम को फर्स्ट एड भी करता है। मैं दिल भाई ऑन कैमरा एक चीज़ पूछना चाहूँगा जो कि बहुत मेरे दिल के करीब है कि हमारे एक बहुत ज़्यादा रुझान है फ़ेक कॉल्स का, कि यहाँ भी फ़ेक कॉल्स आती हैं, लोग इन नंबर्स का गैर कानूनी इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, फ़ेक कॉल्स लोग करते हैं, लेकिन पहले से रेशो कम हुई है, लेकिन अभी भी फ़ेक कॉल्स आती हैं। और कह लें कि जो बंदा फ़ेक कॉल करता है वो लाइन को मसरूफ़ करता है, उसी वक्त ऐन मुमकिन है कि किसी को इमरजेंसी हो और वो इमरजेंसी वाले बंदे को वो रिसोर्सेज ना मिल सके। इसलिए हमें एक अच्छे सिटीज़न होने के नाते चाहिए कि हम फ़ेक कॉल्स ना करें, उसी वक्त कॉल करें जब हमें ज़रूरत हो। और ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है कि हम लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ के अंदर, यानी कि किसी की जान, किसी की वजह से कोई ज़ख्मी हो रहा है, वो आपको कॉल कर रहा है और उसका वजह आप बन जाएंगे मौत की, क्योंकि आपने उस वक्त लाइन इंगेज कर दी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं वमन अहयाहा फ़क़ा अन्नमा अहया अन्नास जमीआ, जिसने किसी एक शख्स की जान बचाई गोया उसने सारी इंसानियत को बचाया। और इसी तरह से अगर किसी ने किसी एक शख्स को नाहक कत्ल किया तो गोया उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। और अगर किसी एक शख्स ने लाइन को मसरूफ़ रखा, हो सकता था कि उसी वक्त वो इमरजेंसी वाले बंदे को ज़रूरत थी, और शायद आपने मारा नहीं लेकिन आप वजह बन गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें चाहिए कि एक बहुत अच्छी सर्विस है लोगों के लिए, तो लाइन को मसरूफ़ ना रखें, बल्कि टाइम दें कि अगर किसी के साथ इमरजेंसी है तो वो इमरजेंसी में गाड़ियाँ जो है ना वो कॉल भी टाइम भी आ सके। और बिल्कुल सही है। आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है सब। यहाँ अब फॉर एग्जांपल ये डैशबोर्ड है, तो इस डैशबोर्ड पे कैसे कॉल आती है, कैसे रिसीव की जाती है? सर इस तरह से है कि कोई भी कॉल जो है ना वो आती है तो ऑटोमेटिकली पहले जो एजेंट फ्री है उसके पास कॉल आएगी, वो कॉल अटेंड करेगा। अटेंड करने के बाद वो नेचर ऑफ इमरजेंसी पूछेगा, ठीक है, कि कौन बात कर रहा है, कहाँ से बात कर रहा है और उसको क्या मसला है। वो अपना मसला बयान करेगा और डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग वो उस कॉल को उस कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे। अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है तो वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे। अगर मेडिकल की कॉल है तो वो मेडिकल की इमरजेंसी में चले जाएगी। इसी तरह से फायर की फायर में, और रेस्क्यू की अगर से रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो रेस्क्यू से। इधर से ही डिस्पैचर जो है ना वो रिसोर्सेज डिप्यूट करेगा, डिस्पैच कर देगा जो उस कॉल्स के रिगार्डिंग जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो इधर से रिसोर्सेज डिस्पैच करेगा। और डिस्पैचर इधर से डिस्पैच करेगा तो आगे से व्हीकल जो है डिस्पैच को एक्सेप्ट करके साथ ही वो लोकेशन भी चली जाएगी
अच्छा, ये मैं समझ गया। अब जो टीम इधर का हम फेस कर लें, जो टीम मतलब ये हमारे सारे बैठे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो टीम मौजूद है बाहर, उनको ये चीज़ कैसे कन्वे होती है? सर उनके पास भी सेल फ़ोन है, एप्लीकेशन मौजूद है। इधर से जब डिस्पैच जाएगा तो उनके सेल पे वो डिस्पैच शो हो जाएगा। ओके, ठीक है, उस डिस्पैच में वो वहीं से लोकेशन ऑन करेंगे जी, उसका एड्रेस मौजूद होगा, उस कॉलर का कॉलर सेल नंबर मौजूद होगा और वो लोकेशन मौजूद होगी। ठीक हो गया। लोकेशन की तरफ चला जाएगा। और फीडबैक के लिए क्या करते हैं कि आया कोई कॉल्स आ रही हैं और आपके जो ये कॉलर्स जो हैं ये इसको सही एंटरटेन कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं लोगों को सही, इसका फीडबैक सर इसके फीडबैक के लिए एक बाकायदा पूरा कह लें कि डिपार्टमेंट है। हम रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे अपने ऑपरेटर्स की कॉल्स को सुनते भी हैं एवेलुएशन के लिए। ठीक है, उसके सुनते भी हैं, उन्हें जी, सुना जाता है। जी बिल्कुल, कॉल्स को सुना जाता है। हर कॉल जो है वो क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए रिकॉर्ड भी हो रही है। ठीक है, और उन कॉल्स को सुना भी जाता है और जिधर कोई गलती होती है तो हम अपने ऑपरेटर्स को बाकायदा बताते हैं। एट द एंड ऑफ द शिफ्ट भी उनको जो है ना वो बताते हैं कि जी आपने ये कॉल इस तरह से नहीं, इस तरह से लेनी चाहिए थी। इसमें ये 5 डेस्क हैं जो कोई कॉल रिसीव कर रहे हैं, लोकेशन ऑटो डिटेक्ट हो जाती है साथ। जी बिल्कुल, ये पिन पॉइंट करते हैं। जब कॉलर कॉल करता है ना तो अपनी लोकेशन, फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि जी मैं जीटीएस पुल के ऊपर हूँ, तो कॉल लेने के साथ ही हमारा ऑपरेटर जो है ना, ये देखें अभी इस वक्त वो लोकेशन जो है ना वो उसको पिन पॉइंट कर पिन देगा। पॉइंट कर रहा है और वो पिन कर देगा, वो वहाँ से पहुँच जाएगा। जी, वो वही लोकेशन जो है ना हमारे डिस्पैचर के पास, डिस्पैचर ने जैसे पिन पॉइंट कर दी, हमारी गाड़ी में जो मोबाइल है उधर पहुंच जाएगी डिस्पैच के साथ और वो उस लोकेशन पे जाके जो है ना वो गाड़ी ऑन लोकेशन करेगी। इसी तरह से एक स्टाफ बैठा हुआ है, वो ट्रैकिंग कर रहा है गाड़ी को, जो भी इमरजेंसी पे निकलती है वो स्टाफ समुद्र चले जाए थोड़ा सा। ये बेसिकली जो इसे ट्रैकिंग पे निकालना है 1 मिनट, और यहाँ से फिर ट्रैकिंग करें। जो व्हीकल्स मूव हो रही हैं उन सब की ट्रैकिंग जो मौजूद होगी ताकि पता चल जाए कौन सी गाड़ी कौन कहाँ किस पॉइंट, कितने व्हीकल्स हैं इस बार फैसलाबाद के पास, गाड़ियाँ, बाइक्स और आग बुझाने वाले हालात। सर जी एग्जैक्ट फिगर ले जी ले लें आप बिल्कुल। कितनी गाड़ियाँ ऑन ग्राउंड है और कितनी इस वक्त काम कर रही हैं, ये सब जो है वो यहाँ साहब मौजूद हैं। मैं इनके पास बर्जमान। अस्सलाम वालेकुम। आप गाड़ियों की ट्रैकिंग देख रहे हैं? जी सर। कौन सी गाड़ी कहाँ होती? आप खुद भी फील्ड में काम करके आए हैं? जी सर। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या जहाँ हम इंसान वजह बने हों, रुकावट बने हों, जैसे हमने अजीम साहब ने पूछा कि बहुत सारे रस्तों के अंदर हम गाड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं या एम्बुलेंस के आगे गाड़ी भगा ली कि हमें भी रास्ता मिल जाएगा, जी बिल्कुल। ऐसे अमल कितने नुकसानदेह हैं? बिल्कुल ये बहुत इंतहाई सीरियस है, तो जो इंसिडेंट प्लेस पे हम पहुंचने में देर हो जाती है, इसलिए मरीज़ की जो है जान को भी इंतहाई ख़तरा होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम जो रोड पे ट्रैफिक चल रही होती है, जब भी एम्बुलेंस का आवाज़ सुने, सायरन की आवाज़ सुने तो फ़ौरन रास्ता जो क्लियर कर दें। लेकिन ऐसा नहीं होता, बाज़ औक़ात मोटरसाइकिल वाले, कार वाले और ज़्यादातर रिक्शों वाले इंतहाई जो है वो बद इंतज़ामी का मुज़ाहरा करते हैं और बिल्कुल रास्ता नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से इंसिडेंट प्लेस पे पहुंचने में बहुत देर हो जाती है। अच्छा खैर साहब, कितना ज़रूरी है कि इंसानी जान, आपने बहुत करीब से देखा है, बहुत लोग तड़पते देखे हैं, बहुत सारे लोगों की जानें आपकी हाथों में गई होंगी। मैं वो कहता हूँ कि कोई एक शख्स को दफना देना तो उसके अंदर से उसका गुरूर और तकब्बर निकल जाता है। आप लोग जिस हद तक काम करते हैं वो काबिल तहसीन है, शाबाश जितनी भी दें वो कम है। लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है आपकी तरफ, कितना अप्रिशिएट करते हैं? क्योंकि कईयों की जानें बचती होंगी, उनके लिए तो आप फरिश्ता हैं उस वक्त। बिल्कुल, जिनकी जान बचती है वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे लफ्ज़ों से हमें अप्रिशिएट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पैगाम क्या देंगे पब्लिक के नाम के, अगर कोई ऐसी एमरजेंसी होती है तो 112 का इस्तेमाल कैसे करना है? हमें अभी अजीज साहब बता रहे थे फेक कॉल्स बहुत हैं, क्या ये इतने नाजुक काम के ऊपर अगर हम मजाक करेंगे तो हम तो खुद दूसरों के लिए मौत का बायस बनेंगे, कल हमारे साथ भी खुदा ना खासा ऐसा वाक़या हो सकता है। बिल्कुल जैसा सर, मेरी तमाम जो है पब्लिक से और पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि जब भी एम्बुलेंस की आवाज़ सुने तो रास्ता फ़ौरन क्लियर करें और 112 जो हेल्पलाइन है इसको सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में ही इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें। अच्छा, आप ट्रैकिंग कैसे करते हैं, हम थोड़ा बताएंगे कि एक एम्बुलेंस है उसे ट्रैक करना है, कौन कहाँ मूव कर रहा है? जी सर, ये सारी हमारे पास हो रही है। जो रेड है मसलन ये एमरजेंसी जा रही है, ठीक है, ये जा रही है। हाँ जी, ओके। और ये जो रेड कलर नज़र आ रहे हैं ना, ये जा रही है। जो येलो कलर में खड़ी है इसको तो वो बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। अच्छा, वो वेटिंग पे है? हाँ, वेटिंग में है कि कोई हमें एमरजेंसी मिले तो हम मूव करें। ठीक हो गया। अब ये जो रेड वाली है आप इसे चेक कर देंगे कहाँ मूव हो रही है? ये सर एक मिनट से चेक कर दीजिए कहाँ पर। पूरा डैशबोर्ड है 1122 का, जिसके ऊपर
205 एमरजेंसीज हैं, ये अभी सब कुछ चल रहा है ऊपर। फिर टोटल कॉल्स कितनी आई हैं? मियाँ मोहम्मद ट्रस्ट हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है एम्बुलेंस। अच्छा, ये पहुंच गई है, हाँ जी, ये वहाँ उधर मरीज़ पहुंच उतार गई रही है। हाँ जी, मरीज़ उतार रही ठीक है। है, और इसके बाद फिर ये जी मैं भी इसने कॉल किसी कर लिया। ये ग्रीन हो गई है, हाँ जी, ये ग्रीन हो इसका मतलब इसने पेशेंट उतार दिया। उतार लिया है इसने, ले लिया, यानी कि पेशेंट ले लिया है। ओके। और ये लेकर जाएगी मियाँ मोहम्मद हॉस्पिटल से लिया और आगे जा मूव कर रही है यहाँ अच्छा, से। इसने वहाँ से झंग मूव करना है। ये जा रही है जनरल हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल गई है फिर। ओके, यानी कि वो बच्चा होगा हाँ, जिसको उसको यहाँ से लेकर वहाँ शिफ्ट वहाँ करना है। शिफ्ट कर रही है। ठीक होगा, ये वहाँ से वहाँ उसको शिफ्ट कर देगी। जी सर। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। ये देखें, आपके एक मियाँ मोहम्मद ट्रस्ट से लिया और ये सारी चीज़ें जो है डिटेक्ट और ट्रेस किया जा रहा है। दिल साहब मौजूद। दिल साहब, व्हीकल्स का आप बता रहे थे कि कितनी व्हीकल्स इस वक्त हमारे पास ऑन हमारे ग्राउंड? पास इस वक्त फैसलाबाद में जो है वो 37 एम्बुलेंसेज हैं, 12 फायर व्हीकल्स, 2 वाटर बॉजर, 2 एरियल प्लेटफॉर्म APF और 2 वाटर वैन ये मौजूद है। जी, और 121 मोटर बाइक्स हैं 121 मोटर बाइक्स हैं ऑलरेडी ऑन ग्राउंड है। ऑलरेडी ऑन रोड। ये साहब किस लिए है? सर, ये वायरलेस स्कैनिंग, ठीक हो गया। PTS, एक तो पेशेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है उसको ये डिस्पैच उस सिस्टम को देखते हैं। दूसरा वायरलेस कम्युनिकेशन, जितनी भी हमारी बाइक्स इस वक्त ऑन ग्राउंड है वो कॉल्स उनको उन्होंने जब कॉल बैक करना है तो वो इधर जो है ना वो जो आपके लोग हैं जी हमारे वो उनसे इनसे यानी कि लोगों के नंबर वगैरह पूछते हैं, क्या करते हैं? किसी भी तरह की उनको कोई भी मसला मसाइल है तो वो लाइन को एंगेज नहीं करते, वो इधर से कॉल करेंगे। ओके, यानी कि वो उस लाइन को एंगेज नहीं करते, हर्डल पैदा नहीं करते, वो आपके जियो हुए नंबर्स को कॉल करके यूज़ कर लेते कॉल करेंगे और वो इधर अपनी प्रॉब्लम जो है ना, वो मोबाइल भी उनके पास मौजूद है तो वो इधर कॉल करेंगे और ये इधर से जो है ना उनके लिए ये लाइन मौजूद है। बिल्कुल सही है। यहाँ भी दोस्त मौजूद हैं जो कि इस वक्त एमरजेंसी सर्विस डील कर रहे हैं और इस हवाले से अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? जैसे जैसे भाई खैर, आप ठीक ठाक हैं? जी अलहमदिल्ला। कितना ज़रूरी है लोगों की कॉल और ये सर्विस तक पहुंचना, और इसके अंदर हमारी, मैं चाह रहा हूँ कि आज कुछ मैसेज ये जाए कि हमारी छोटी छोटी गलतियाँ कितनी बड़ी रुकावट बन जाती है। जी सर, पहले तो ये है कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है ना, तो सबसे ज़रूरी ये है कि जो भी बंदा 1122 पे कॉल कर रहा है वो वेल इन्फॉर्म्ड हो। वेल इन्फॉर्म्ड मतलब वो अगर जो कॉल कर रहा है उसको पता हो कि मैं किस एरिया से बात कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरी बात सर, वो जो कॉल करता है मुझसे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछते हैं सर, वो हमारा एक जो EMDS सिस्टम है हमने उस पर पुट करना होता है। वो प्रॉपर इसका एक फॉर्म बनता है, जो भी कल को खुदा न खास्ता किसी को मसला मसाइल बन जाता है तो वो इन नीड आके हमसे वो फॉर्म ले सकता है। ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि जो मौके पे जो बंदा कॉल करता है वो उससे हमको इन्फॉर्मेशन पूछते हैं तो वो सर कॉलर की और जो पेशेंट होता है उसकी भलाई के लिए होती है। ठीक है। नाम पूछते हैं, उसका एड्रेस पूछते हैं, तो कॉलर ना सर किसी बात रोड पे होते हैं, हाइपर हो जाते हैं कि जी आप पैनिक हो जाते हैं, आप जी गाड़ी भेजें आप हमारे पास, आप ये वो। लेकिन ये रिक्वेस्ट है कि जो भी नुमाइंदा आपसे बात करता है, जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है वो काइंडली वो आप प्रॉपर इनको बताएं, आप एड्रेस प्रॉपर बताएं, नाम और कंडीशन आप प्रॉपर बताएं, तो एमरजेंसी सर्विस आपको जल्दी और टाइमली पहुँच जाएगी। ये आपको कॉल आ रही है? जी सर, कॉल आप अटेंड कर लें काइंडली। अस्सलाम वालेकुम, रेस्क्यू 1122 फैसलाबाद, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं सर? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, देखा आपने कि ये इस बाइक की 7वीं कॉल है। कोई अच्छा, इसी बाइक की कोई भी इमरजेंसी कॉल नहीं है सर। तो शहरियों से रिक्वेस्ट है कि फैसलाबाद में हमारे सामने ये फेक कॉल आ गई है और वो कंटिन्यूसली इस लाइन को एंगेज कर रहा है। तो सर इसको हम खुदा ना खास्ता, आपने वो सुना होगा शेर आया, अभी इसकी 10-12 कॉल आएंगी, हम इसको ब्लॉक में कर देंगे। खुदा ना खास्ता इसको कोई जेनुअल एमरजेंसी बन जाती है, कल घर में बीमार हो जाता है, रोड पर अगर इसका या किसी और का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये कॉल करेंगे, हम इसको इंटरटेन तो करेंगे लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन हमारे जहन में जाएगा ये एक फेक कॉलर है। अगर नंबर ब्लॉक हो गया तो डेफिनेटली तो इस लाइन पे आ भी नहीं सकेगा, उसकी कॉल भी सर नहीं मिलेगी। तो शहरियों से रिक्वेस्ट है कि एमरजेंसी हेल्पलाइन है, हम बगैर किसी इम्तियाज़ के हर बंदे की कॉल को एमरजेंसी कॉल रिस्पेक्ट के साथ लेते हैं, लेकिन शहरी भी हमारे साथ ताउन करें कि फेक कॉल्स ना करना, हमारा टाइम वेस्ट करें ना सर्विस का टाइम वेस्ट करें। किसी गरीब की जान जा सकती है, आप कॉल करेंगे नंबर इंगेज मिलेगा, तो जब वो कॉल करेगा जेन्युइन इमरजेंसी वाला तो उसकी कॉल नहीं मिलेगी और जो रोड पे पड़ा रहेगा, घर पे पड़ा रहेगा। तो आवाम से रिक्वेस्ट है सर कि फेक कॉल से परहेज करें सर। बहुत शुक्रिया यासर साहब ने, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात जो कि मेरी इन्फॉर्मेशन के अंदर भी थी कि मैं ये बारहा सवाल ये करता हूँ कि जो एमरजेंसी कॉल्स करने वाले हैं, जैसे पुलिस को 15 पे कॉल आती है तो वो मुकदमे का इंदराज करते हैं, लेकिन अगर
कोई ऐसी फेक कॉल यहाँ आती है तो ये उसका इलाज क्या करते हैं। तो इन्होंने कहा हम उसे फिर अगर मुतअद्दिद बार वो एक हर्डल या डिस्टर्बेंस का बायस बन रहा है तो उसे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जाता है, और खुदा ना खास्ता उस शख्स के साथ कभी भी कुछ ऐसा हादसा या कुछ होगा तो डेफिनेटली वो इस सर्विस से महरूम होगा, क्योंकि वो एक पूरे सिस्टम के लिए रुकावट का बायस बना हुआ। और ये इतना क्रूशल है कि हमें सामने एक चीज़ नज़र आ गई कि एक शख्स, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था जलील साहब, ये मुझे बड़ी अच्छी बात है कि मैं यही सवाल करने लगा था जो कि बिल्कुल असद भाई ने अपनी ज़ुबान से बोल दिया। हम पैनिक करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है फ़ोन किया और जल्दी तुसी बस एम्बुलेंस भेज दो, बस एम्बुलेंस भेज दो। मतलब यानी कि ये हमारे साथ भी एज अ जर्नलिस्ट भी हुआ है, कहीं कुछ हादसा हुआ तो हमें कॉल आती है आग लगी आप आ जाएँ, हम उनसे यही पूछ रहे थे कहाँ आ जाएँ, नहीं आप तुसी पहुँच जाओ बस। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली ना तो सर्विस अवेलेबल हो सकती है वहाँ मौके के ऊपर, और ना उसकी फिर रिज़ल्ट्स जो हैं वो निकल सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप कॉल करते हैं तो किसी भी इमरजेंसी में अगर आपने डील करना है तो आप पैनिक ना हो, बल्कि अपना सबसे पहले अपना नाम बताएं, अपनी लोकेशन बताएं कि जी मैं फ़लाँ जगह से कॉल कर रहा हूँ। हमारे पास एक और प्रॉब्लम ये होती है कि घर में बैठे शख्स के साथ इमरजेंसी हो गया, वो आगे किसी अजीज़ को कॉल करता है कि आप 1112 को कॉल कर दें। एन मुमकिन है कि कॉलर जो है वो फैसलाबाद में मौजूद नहीं है, वो अपनी ही लोकेशन बयान किया जा रहा है, बता रहा है कि जी मैं फ़लाँ जगह से कॉल कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, तो हमारे चाहिए हमने रिसोर्सेज फैसलाबाद में डिप्यूट करने हैं तो वो फैसलाबाद की अपने जिस जगह पे इमरजेंसी है वो लोकेशन बताए। या सेकंड एक सीन और हमारे साथ ये होता है कि कोई शख्स गुजर रहा है, खुदा ना खासा उसके साथ इमरजेंसी हो गया हमारे ऑफिस के सामने। अब फैसलाबाद में मल्टीपल ऑफिस हैं हमारे, तो हमें तो नहीं पता वो कॉलर क्या कहता है कि जी हम आपके ऑफिस के सामने खड़े हैं या इस जगह पे हमारे साथ इमरजेंसी है। वो जगह जब तक ये नहीं बताएगा कि ये कौन से रोड वाला ऑफिस है, ठीक है, तो कैसे रिसोर्सेज जा सकते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप कॉल करें और कॉल के साथ अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताएं कि जी फ़लाँ जगह पे मौजूद है और हमारे साथ ये इमरजेंसी है, ताकि उसी इमरजेंसी के रिगार्डिंग जो है ना रिसोर्सेज आपकी तरफ से भेजे जा सकें। मुख्तलिफ स्टाफ जो हैं वो ऑलरेडी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है और इस हवाले से आगाही दे रहा है कि हम मकसद बात करने के इन तमाम स्टाफ ऑफिसर से यही है कि जो चीज़ लोगों तक पहुंच सके कि हम इस सर्विस के लिए बेहतरी ना के हाइल का बायस बने। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर 1122 फैसलाबाद एहतशाम वाला साहब मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। एहतशाम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त कंप्लाइंस के ऊपर बहुत सख्ती की जा रही है। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान कराची के अंदर हुआ, जिसके बाद पंजाब के अंदर बिलाशुबा बहुत सारी कंप्लाइंसेस मौजूद हैं, लेकिन दोबारा से सीएम पंजाब ने कहा असर नौ चीज़ों को चेक भी किया जाए। और सबसे बड़ा मुझे लगता है कि ज़िम्मेदारी का मुजाहरा ये, मैं इसे अप्रीशिएट करता हूँ, आप लोगों के ऊपर डाल दिया गया कि 1122 के ऊपर एतमाद था, तो उन्होंने कहा ये चेक करें जाके कि ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं और आप अब कंप्लाइंस कर रहे हैं कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर के साथ। क्या समझना, क्या SOPs हैं, एक परफॉर्मा आपका पूरा मौजूद है, क्या चेक पॉइंट्स हैं और उनको कैसे लेके चला जा रहा है, कितनी बिल्डिंग्स हैं, ज़रा तफसील हमारे साथ शेयर करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखें, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में टोटल 377 बिल्डिंग्स हैं जो कि हाई राइज मल्टी स्टोरी जिन्हें हमने कंसीडर किया है, और ये तमाम बिल्डिंग्स को हमने 4 कैटेगरीज़ में डिवाइस किया है, A, B, C, D, और D कैटेगरी में हमारे पास 372 बिल्डिंग्स हैं। ये तमाम बिल्डिंग्स के साथ हम कम्युनिटी सेफ्टी एक्ट जो है 2021 उसके अंडर जो रेगुलेशंस हैं उसके तहत हम इनका फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स इनके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। और जिस तरह गवर्नमेंट की मैडम CM की डायरेक्शंस हैं उसके बाद हमारा जो क्रक्स है वो अपने जो शहरी हैं उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, और ताकि जिस तरह ये रिसेंटली इंसिडेंट्स हुए हैं ताकि खुदा न खास्ता इस तरह का किसी भी इंसिडेंट से बचा जा सके और हमारे शहरी हमारे महफूज रहें। इसके लिए हमने तमाम स्टाफ के साथ तमाम स्टाफ की मुख्तलिफ टीम्स बना के पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने दोबारा एक चेक लिस्ट है जिसमें 13 सेफ्टी के पॉइंट्स हैं जो कि हमने इंश्योर करवाना है, और इसमें जो डायरेक्शंस हैं जो 9 पॉइंट्स हैं वो हमें 28 फेब तक हमने इसे इम्प्लीमेंट करवाना है, और जिसे हम शॉर्ट टर्म कह रहे हैं। और इसके बाद जो 4 सेफ्टी पैरामीटर्स हैं वो हमने 31 मार्च तक इंश्योर करवाने हैं, और तमाम जो स्टाफ है सारे बिल्डिंग जो ऑनर्स हैं और जो ऑफिसेज़ हैं उनसे जाके उन्हें यही कन्वे कर रहे हैं कि जस्ट गवर्नमेंट का ये क्रक्स है हमारा इस सारे प्रोग्राम का आपके पास आने का कि आपके जानो माल को महफूज किया जा सके। आपने हमसे कोऑर्डिनेट करना है, किसी किस्म की जो असिस्टेंस आपको डिपार्टमेंट से रिक्वायर्ड है हम 24/7 आपके लिए मौजूद हैं और आपकी गाइडेंस के लिए।
ताकि किसी भी अनटूवर्ड सिचुएशन में और कम से कम उसमें हमारा लॉस हो हमारे शहरियों का। इसमें जो 28 फेब तक हमने अपने पॉइंट सेफ्टी में पैरामीटर्स जो हमने इंश्योर करवाने हैं, इनमें है इंक्रोचमेंट फ्री बिल्डिंग्स है, वेंटिलेटेड एमरजेंसी स्टेयर केस है, क्लियर एक्सेस टू बेसमेंट है, फ्लोर सेपरेटर्स हैं इन इलेक्ट्रिकल डक्ट्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं और एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट है, सेफ्टी मैनेजर है, वीडियो इमेज फ्रेम एंड स्मोक डिटेक्शन कैमरास हैं और फर्स्ट एड बॉक्स है। ये जो 9 पैरामीटर्स हैं ये हमने 28 फेब तक ये इंश्योर करवाना है और तमाम लोगों के पास जो हमारी टीम्स जा रही हैं वो ये सेफ्टी पैरामीटर का परफॉर्मा लेके उसे इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑनर्स ऑफ द बिल्डिंग हम इसे फिल कर रहे हैं और एक उन्हें एविडेंस के लिए कॉपी प्रोवाइड कर रहे हैं और ओरिजिनल हम अपने पास सबमिट कर रहे हैं। देखें, आपके ज़रिए से भी तमाम लोगों से मेरी इल्तमास है, जिस तरह कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और एसी सबान तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट में ये पूरी एक कैंपेन के तौर पे हम हर ऑनर को कन्वे कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द ये सेफ्टी पैरामीटर्स पे अमल दरामद करें ताकि खुदा न खास्ता किसी भी अनटूवर्ड सिचुएशन में हम वेल प्रिपेयर्ड हों, आप वेल प्रिपेयर्ड हों और जानी और माली नुकसान को कम से कम किया जा सके। बहुत शुक्रिया श्याम वाला साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत डिटेल के अंदर उन्होंने बताया कि कितनी बिल्डिंग्स कैसे लेके चला जा रहा है, SOPs कौन सी हैं, जो नुकात हैं वो सबसे ज़्यादा अहम बताए कि कौन कौन सी। और मेरे ख्याल में ये जो 28 फेब तक के पॉइंट्स हैं बड़े इनिशियल्स हैं और इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि प्लाजा जात के अंदर आपको मुश्किल दर्द पेश आएगी। सबसे अहम बिलाशुबा कि जो आपने प्लाजा मंजूर करवाया उसे उसी हदूद के अंदर रखें, तजावज़ात का ख़ात्मा, और सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उससे तमाम एग्ज़िट पॉइंट्स क्लियर रखें और फायर एक्सटेंशन रखें। ये जो चीज़ें जो बताई गई हैं बड़ी चीदा सी हैं जो कि पहले से होनी चाहिए। आई थिंक सो कंप्लाइंस होनी चाहिए, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको पाबंद किया जाएगा। उसके बाद फिर 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा। जो अगले 4 से 5 पॉइंट हैं जिनको क्रूशल रखा गया कि उसे परमानेंट बेसिस के ऊपर किया जाए, ताकि ये 1122 के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, उस मालिक प्लाजे के लिए और इसके साथ आवाम जो वहाँ आ रही है, जो फुट स्टेप्स हैं उनको महफूज बनाया जाए। और जितना प्लाजे का मालिक महफूज होगा उतने कारोबार करने वाले महफूज होंगे, उतने वहाँ आने वाले महफूज होंगे और डेफिनेटली लोग फिर कहेंगे यार ये सबसे सेफ है। मेरे ख्याल में ये जो पॉइंट्स एहतशाम वाला साहब ने बताया, मैं पब्लिक को कहूँगा इन पॉइंट्स को आप आंखों से भी देख सकते हैं, आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आया ये सारी कंप्लाइंस मौजूद हैं या नहीं। और जहाँ कंप्लाइंस हो वहाँ जाएँ, जहाँ नहीं है हम काउंटर करें, हम एज अ पब्लिक काउंटर करेंगे यार नहीं आप कारोबार नहीं सही कर रहे, आप हमारे लिए महफूज नहीं है। तो यकीन मानिए हर कोई ये कंप्लाइंस ज़रूर करेगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।